आजकल सुर्खियों में छाया हुआ है यह टॉपिक जिसका नाम है टैरिफ। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने से पूर्व ही टैरिफ की चर्चा की थी और कहा था कि हम विभिन्न देशों पर टैरिफ लगाएंगे। यह जो टैरिफ शब्द है इसने वैश्विक बाजार में हलचल सी मचा दी है। शेयर बाजार लगातार गिर रहे हैं और एक अस्थिरता की स्थिति पैदा हो गई है। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि ये टैरिफ है क्या। जिस टैरिफ की बात अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे हैं भारत के संदर्भ में रेसिप्रोकल टैरिफ, ये रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है, क्यों ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना चाहते हैं, यानी ये जो पारस्परिक या प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ है ये ट्रंप क्यों लगाना चाहते हैं। कम टैरिफ से अमेरिका को घाटा हो रहा है ऐसा ट्रंप का कहना है। किस प्रकार और कैसे घाटा हो रहा है इन बारीकियों को समझेंगे। इस रेसिप्रोकल टैरिफ का भारत पर या भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा इनको देखेंगे। इसके अलावा भारत को अब क्या करना चाहिए, किस प्रकार की रणनीति अपनानी चाहिए इस रेसिप्रोकल टैरिफ के खिलाफ, तो इन बारीकियों को समझेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि क्यों विकासशील देश जो हैं ये अधिक टैरिफ लगाते हैं और विकसित देश कम टैरिफ लगाते हैं, यानी ये जो टैरिफ यानी कर क्यों ऐसा लगाते हैं। इसमें टैरिफ में अभी देखिए कनाडा और चीन पर जो टैरिफ अमेरिका ने थोपा है 25% और 10% का, उसके खिलाफ कनाडा और चीन जो है ये दोनों WTO में जाने वाले हैं या चले भी गए हैं। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन क्या है और टैरिफ में विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिका है, इन सब बातों को हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। तो स्वागत है आप सभी का मुख्य परीक्षा के इस सीरीज में। मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से यह जो टॉपिक है टैरिफ बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी संदर्भ मैंने आपको बताए हैं उन सभी संदर्भों में किसी संदर्भ में प्रश्न आ सकता है, तो इसे याद रखिएगा। GS3 के लिहाज से यह टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो टैरिफ है वो टैरिफ है क्या। दरअसल टैरिफ जो है वो आयातित वस्तुओं पर, यानी कोई देश किसी अन्य देश से सामान मंगवा रहा है, ठीक है, तो ये जो टैरिफ है वो आयातित वस्तुओं पर लगने वाला एक प्रकार का कर है, टैक्स है। यह टैरिफ करता क्या है, यह आयात की लागत को बढ़ा देता है और इसके अलावा घरेलू उत्पादकों को लाभ पहुंचाता है। आयात की लागत को कैसे बढ़ाता है, जैसे मान लीजिए कि भारत अमेरिका से कोई प्रोडक्ट 10,000 रुपये में चला, यानी उस प्रोडक्ट की अमेरिका में कीमत 10,000 रुपये है, भारत में वो आया तो भारत ने उस पर कर आरोपित किया। अब यह कर अगर 100% हो तो 10,000 का तो 10,000 जो है वो क्या लग गया, शुल्क ही लग गया, टैक्स ही लग गया। यही जो 10,000 का जितना प्रतिशत जो शुल्क लग रहा है आयातित वस्तुओं पर भारत जो अमेरिका से मंगवा रहा है, ठीक, वो क्या होगा, वो टैरिफ होगा। या फिर भारत से जो अमेरिका मंगवा रहा है वो क्या होगा, उस देश के लिए टैरिफ होगा। अब ये क्यों घरेलू उत्पादकों को लाभ पहुंचाता है, तो मान लीजिए कोई घर में अगर, यानी भारत में कोई चीज़ निर्मित हुई है जिसकी कीमत 100 रुपये है, ठीक, और वही चीज़ अमेरिका से मंगवाया जा रहा है एक कंपनी के नाम पर, यही अब जो है उस पर अधिक अगर टैक्स आरोपित किया जाएगा तो वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, जिसके कारण से बहुआयामी वर्ग जो है वो इस सस्ती चीज़ को खरीदेगा, यानी घरेलू उत्पादक का लाभ होगा और उनका जो स्थान है या उनका जो एक वर्चस्व है वो समाप्त नहीं होगा। तो इस तरीके से टैरिफ को आप समझ पाए एक लाइन में कि टैरिफ जो है वो आयातित वस्तुओं पर लगने वाला एक प्रकार का टैक्स है, कर है। अब देखिए ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, प्रतिस्पर्धात्मक या पारस्परिक टैरिफ जिसकी बात अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे हैं, ये क्या है इसे समझ लेते हैं। तो देखिए जितना टैक्स एक देश
ठीक से आयातित वस्तुओं पर लगता है उतना ही टैक्स जो है दूसरा देश पहले देश पर लगाएगा। जैसे यदि मान लीजिए अमेरिका ने भारत से कोई सामान मंगवाया, ठीक, तो अमेरिका ने अगर भारत से सामान मंगवाया तो उस पर जो है टैक्स अगर 10% लगा रहा है, ठीक, अमेरिका, तो भारत भी उस पर क्या करेगा, 10% टैक्स ही लगाएगा ऐसे सामान पर। चीजें शायद आप समझ पा रहे होंगे। जैसे मान लीजिए कि एक ऑटोमोबाइल ही उद्योग ले लीजिए। मान लीजिए कि ऑटोमोबाइल उद्योग के जो कुछ पार्ट्स वगैरह हैं जो भारत में सस्ते दरों पर मिल जाते हैं, भारत जो है उनको अमेरिका में भेजता है, ठीक, यानी अमेरिका जो है भारत से आयात करता है, या दूसरी भाषा में कहें कि भारत जो है निर्यात करता है अमेरिका पर, तो अमेरिका उस पर क्या लगाता है, टैक्स लगाता है। इसी को टैरिफ कहते हैं। अब जो विकसित देश हैं वो कम टैक्स लगाते हैं, ठीक, कम। इसकी भी बारीकियों को समझेंगे क्यों विकसित देश कम टैक्स लगाते हैं। जबकि मान लीजिए भारत है वो अमेरिका के किसी महंगे प्रोडक्ट को, बाइक को भारत में मंगवा रहा है, तो उस पर वो 100 गुना तक टैक्स लगा देता है, जिससे वो प्रोडक्ट भले ही अमेरिका में 1 लाख का है लेकिन भारत में आते आते 2-2.5 लाख का हो जाता है। इन संदर्भ में अमेरिका का क्या कहना है कि भाई जितना टैक्स तुम हमारे सामान पे लगाओगे हम भी उतना ही टैक्स तुम्हारे सामान पे लगाएंगे। यही है रेसिप्रोकल या पारस्परिक या प्रतिस्पर्धात्मक टैक्स, ठीक। यही पारस्परिक टैक्स को लेकर हंगामा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस पारस्परिक टैक्स को क्यों लगाना चाहते हैं, इसकी बारीकियों को हम समझते हैं। दरअसल जो है ये जो टैरिफ है वो ट्रंप के इकोनॉमिक प्लान का शुरू से ही हिस्सा रहा है। पहले कार्यकाल में भी ट्रंप ने कुछ टैरिफ लगाए थे, इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। जो ट्रंप का मानना है कि टैरिफ से अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, यानी अमेरिका में जो सामान बन रहे हैं उनको बढ़ावा मिलेगा और रोजगार बढ़ेंगे, जिससे टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, और टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। यानी अमेरिकी अर्थव्यवस्था को और तीव्र करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने रेसिप्रोकल टैक्स लगाने की बात कही है। इसके अलावा यहाँ पे एक आंकड़ा मैं आपको बता दूं कि 2024 में अमेरिका में कुल आयात का 40% से भी अधिक हिस्सा चीन, मैक्सिको और कनाडा जैसे देशों से, इन 3 देशों से आया, चीन, अमेरिका और कनाडा से। अब राष्ट्रपति का कहना है कि कम टैरिफ से अमेरिका को व्यापार घाटा हो रहा है, ठीक है, व्यापार में, यानी वो देश अमेरिका की तुलना में ज़्यादा कमा रहे हैं और हमारे यहाँ बहुत कम इनकम हो रही है, यानी कम टैरिफ से अमेरिका में क्या हो रहा है, व्यापार घाटा हो रहा है। 2023 में एक आंकड़े को देखें तो अमेरिका को चीन से लगभग 30.20, मैक्सिको से 19% और कनाडा से 14.5% का व्यापार घाटा हुआ है। चीन से कितना, 30.2%, मैक्सिको से 19% और कनाडा से 14 यानी 14.5% का व्यापार घाटा हुआ है। यही सब संदर्भ अमेरिकी राष्ट्रपति जो है देख रहे हैं और लगा रहे हैं। ट्रंप सरकार इसी घाटे की जो कमी है उसको पूरा करना चाहती है। विदित है कि ट्रंप ने यानी अमेरिका ने 4 मार्च 2025 से मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लागू कर दिया है, यानी मैक्सिको और कनाडा से आने वाले सामानों पर 25% टैक्स यानी शुल्क लगेगा। यही टैक्स टैरिफ है। चीन पर भी एक्स्ट्रा 10% का, अभी जो था उससे एक्स्ट्रा 10% का टैरिफ लगा दिया गया है। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि 2 अप्रैल 2025 से भारत पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया जाएगा। तो ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ क्यों लगाना चाहते हैं, इन बारीकियों को आप समझ पाए होंगे। कम टैरिफ से अमेरिका को घाटा हो रहा है, एक उदाहरण द्वारा समझते हैं कि कैसे घाटा हो रहा है। जैसे देखिए, एक बाइक की मॉडल है हार्ले डेविडसन, ठीक, काफ़ी पॉपुलर है और भारत में काफ़ी ये भौकाल के रूप में जाना जाता है। तो ये हार्ले डेविडसन समेत यूएस निर्मित बहुत सारी बाइक पर भारत में लगभग
100% यानी 100% या उससे ज़्यादा टैरिफ है। तो मान लीजिए अमेरिका में उस बाइक की कीमत यदि 90 लाख रुपए है, 90,000 रुपए है, तो भारत में इसकी कीमत 100% टैरिफ, फिर भारत में उस पर टैक्स लगेगा, जीएसटी वगैरह सब ले दे के 2 लाख से भी अधिक होगी। जबकि भारत जो है ठीक अमेरिका से माने अमेरिका में एक्सपोर्ट होने वाली गाड़ियों पर बड़ा कम जो है टैरिफ ये अमेरिका लगाता है। यानी अगर वही भारत से कोई ये बाइक का मॉडल या अन्य चीज़ें या बाइक अगर अमेरिका में जा रहा है ठीक भारत के मैन्युफैक्चरिंग, तो अमेरिका में बड़ा मामूली टैरिफ है, बड़ा मामूली टैक्स है। लेकिन अगर वही भारत में आ रहा है अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग का सामान, तो भारत में कुछ कुछ चीज़ों पर जैसे बाइक हुआ, लग्जरी कारें हुई, इन सब चीज़ों पर 100-150% तक का टैक्स है यानी टैरिफ है। तो यही अंतर जो है अमेरिकी राष्ट्रपति को खटक रहा है कि भाई एक देश इतना कमा रहा है और हम जो है कम कमा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का सीधा सीधा सोच है, उनकी सीधे सीधे कहना है कि हम अमीर हैं, ठीक, हम अमीर हैं, जो देश गरीब है ठीक है उनको जो है हम थोड़ी रियायत हमने दिया, एक समय तक दिया, वो आगे बढ़े। लेकिन ऐसा ना हो कि वो जो है जैसे ये एक अमीर बहुत अमीर का अमेरिका है, मान लीजिए भारत है, इनका सीधा कहना है कि पता चले कि ये टैक्स और सब रेवेन्यू लेते लेते एक दिन यहाँ आ जाए और हम जो है बस यहीं रह जाए। तो अमेरिका अपने वर्चस्व को बनाए रखना चाहता है, अपनी अर्थव्यवस्था के वर्चस्व को बनाए रखना चाहता है पूरी दुनिया पर। तो वो चाहता है ठीक है तुम कमाओ लेकिन हम भी कमाएंगे, तुम अमीर बनो लेकिन हम और अमीर बनेंगे। सीधा सा कॉन्सेप्ट ये ट्रंप जी का है। क्लियर है? अमेरिकी राष्ट्रपति का जो सीधा कॉन्सेप्ट है जिसे आप समझ पाए होंगे। अब बाजार में उथल पुथल होनी तो स्वाभाविक ही है, ठीक, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आगे की कड़ी समझते हैं पहले कि ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि अमेरिका जो है दुनिया के उन टॉप देशों में पहले स्थान पर है जिन्हें भारत सबसे ज़्यादा माल बेचता है। यानी भारत अपना सबसे ज़्यादा जो निर्यात करता है वो किस देश में करता है? अमेरिका में। उसके बाद जो है चीन का स्थान है। अमेरिका में लगभग 5.22 लाख करोड़ रुपए का निर्यात भारत में करता है और इसके आधा से भी कम जो है चीन में करता है। इस लिहाज से रेसिप्रोकल टैरिफ जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ भारतीय संदर्भ में निर्यात को क्या करेगा? हतोत्साहित करेगा, ठीक। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत की जीडीपी पर इसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत की जो जीडीपी है वो आंतरिक या घरेलू उद्योगों पर अधिक निर्भर कर रही है। लेकिन हम बिल्कुल ऐसा होगा इससे इनकार नहीं कर सकते। तो इस रेसिप्रोकल टैरिफ से होगा क्या कि जो निर्यात है उसको ये हतोत्साहन मिलेगा, यानी निर्यात में कमी आएगी। जाहिर सी बात है निर्यात में कमी क्यों आएगी? क्योंकि हमारी चीज़ें जो हैं वो क्या हो जाएंगी? अमेरिका में महंगी हो जाएंगी। और जब हमारी चीज़ें जब अमेरिका में महंगी हो जाएंगी तो वहाँ पे उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और जिस चीज़ की डिमांड कम हो जाती है तो सप्लाई कम हो जाती है, इस लिहाज से सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो अभी जैसे फार्मास्यूटिकल जो क्षेत्र है, भारत सबसे ज़्यादा अमेरिका को फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में निर्यात करता है, यानी दवाई वगैरह और उसके इक्विपमेंट्स वगैरह निर्यात करता है। जो भारत की जेनेरिक दवाएं हैं उनका जो है उनकी अमेरिका में बहुत मांग है, क्योंकि ये दवाएं बड़ी सस्ती मिल जाती हैं। अब जो है वहाँ पे जो दवाएं हैं वो महंगी है, जिसके कारण से एक ही ब्रांड की या एक ही कंपोजिशन की दवा, भारत की दवा अमेरिका में ज़्यादा बिकती है, निर्यात ज़्यादा प्रोत्साहित होता है। अब अगर ये टैरिफ लग गया अमेरिकी दवाओं पर, अमेरिका से आने वाली दवाओं पर, अगर भारत जो है अभी मान लीजिए कि 30% अगर टैरिफ वसूल रहा है या टैक्स लगा रहा है, और भारत से जाने वाली अमेरिका में दवाओं पर अमेरिका केवल 2% टैरिफ लगा रहा है, लेकिन रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद से क्या होगा? अब भारतीय इन दवाओं पर भी 30% टैरिफ लगेगा, तो अमेरिका में भारतीय दवाएं क्या हो जाएंगी? महंगी हो जाएंगी। तो जब अमेरिकी दवाएं खुद उसी दाम पे बिक रही हैं तो भारतीय दवाओं का मार्केट धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी निर्यात जो है पूरी तरीके से हतोत्साहित होगा।
अमेरिका का ये कहना है कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग के निर्यात को बढ़ाना चाहते हैं और घरेलू उद्योगों को यानी घरेलू व्यापार को, अपनी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को अपने देश में भी बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम रेसिप्रोकल टैरिफ को लगा रहे हैं। इसके अलावा एक टैरिफ युद्ध की स्थिति भी खड़ी हो जाएगी। क्यों? जैसे इसको समझिए कि अमेरिका ने मान लीजिए कि भारतीय 2-3 वस्तुओं पर ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया। अब भारत क्या करेगा? अमेरिका के बहुत सारे वस्तुओं पर टैरिफ लगाना शुरू कर देगा। अभी अमेरिका की मान लीजिए कुछ वस्तुएं हैं जिन पर भारत 5% टैरिफ वसूल रहा है, तो पता चलेगा कि उसको बढ़ा देगा। केवल भारत ही नहीं, जो देश, अमेरिका ने अभी कनाडा पर, मैक्सिको पर और चीन पर तो टैरिफ लगा ही दिया है, भारत पर 2 अप्रैल से लगाएगा। और इसके साथ उसने कहा है हम जो यूरोपियन संघ के 28 देश हैं और अन्य 3 देशों पर भी, यानी कुल जो है आने वाले समय में भारत सहित 31-32 देश और हैं जिन पर हम टैरिफ को आरोपित करेंगे। जब अमेरिका अपना टैरिफ लगाएगा तो वो देश भी अपना टैरिफ, क्योंकि वो तो गरीब देश हैं यानी कम विकसित देश हैं, तो वो तो चाहेंगे हमें अधिक से अधिक फायदा हो, तो इसलिए वो अपना टैरिफ और बढ़ाएंगे। अमेरिका अपनी जिद पे रहा तो वो अपना रेसिप्रोकल टैरिफ यानी उन्हीं अनुपात में टैरिफ लगाएगा। इस तरीके से पूरी दुनिया में टैरिफ युद्ध की स्थिति खड़ी हो जाएगी। इससे क्या होगा कि जो निवेशक है, जो मार्केट है, उन पर उनका जो है ट्रस्ट कम होगा। जैसे अभी क्या है, शेयर बाजार से विदेशी कंपनियां भारत में से बहुत ज़्यादा पैसा जो है शेयर बाजार से निकाल रही है इस टैरिफ को देखते हुए। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो क्या होगा कि जब एक पॉइंट मैंने बताया, निर्यात हतोत्साहित होगा, निर्यात की लागत बढ़ जाएगी। निर्यात की लागत बढ़ जाएगी तो वस्तुओं का मूल्य जो है घरेलू बाजार में भी बढ़ जाएगा, यानी भारत में देश के अंदर जो है वस्तुओं के दाम में तेजी से वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो ये चीज उन वस्तुओं की जिन्हें हम निर्यात कर रहे हैं, खासकर उन वस्तुओं की दाम, क्योंकि उनका क्या हो गया, उनकी लागत बढ़ गई। इससे क्या होगा, जब वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई में वृद्धि संभव है। तो एक पॉइंट आप समझे कि आने वाले दिनों में भारत में रेसिप्रोकल टैरिफ के कारण पहला पॉइंट निर्यात हतोत्साहित हो सकता है, निर्यात हतोत्साहित होगा। तो दूसरा पॉइंट कि भारत के अंदर वस्तुओं के यानी ये निर्यात की लागत बढ़ेगी, जिससे वस्तुओं के दाम में वृद्धि होगी और महंगाई में वृद्धि हो जाएगी। बाजार की स्थिति क्या होगी कि बाजार में तात्कालिक जो गिरावट है, जो इस समय शेयर बाजार बिल्कुल लुढ़का हुआ है, उसके अधिक समय तक जारी रहने की संभावना बढ़ जाएगी, जिससे शेयर बाजार में अस्थिरता की आशंका बनी रहेगी। इस अस्थिरता के कारण जो है बहुत बड़ी पूंजी जो शेयर होल्डर्स हैं वो नहीं लगाएंगे। इसके अलावा अभी हाल के दिनों में देखा गया है कि जो विदेशी निवेशक हैं वो टैरिफ युद्ध की आशंका से भारतीय बाजारों से लगातार अपना पैसा है वो क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। अमेरिकी कंपनियों में बड़े पैमाने पर छटनी शुरू हो सकती है। अब इसका असर उन भारतीय कंपनियों पर पड़ सकता है जो अमेरिका से व्यापार साझा कर रही हैं। तो इस लिहाज से जैसे खासकर आईटी फील्ड हुआ, ऑटोमोबाइल फील्ड हुआ, टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग हुआ, धातु क्षेत्र हुआ, इन सब क्षेत्रों में नौकरियों की कमी हो सकती है, यानी रिसेशन आ सकता है, एक रिसेशन की स्थिति पैदा हो सकती है। तो ये प्रभाव पड़ सकता है रेसिप्रोकल टैरिफ का भारतीय बाजार या भारत पर। अब जो है भारत को क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो भारत अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका गए हुए थे, कुछ मुद्दों पर बात हुई है जिनमें ये 2030 तक भारत और अमेरिका का जो द्विपक्षीय व्यापार है उसको बढ़ाकर $500 अरब करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देखिए इन्हीं में से प्रारंभिक परीक्षा में भी पॉइंट चुन चुन के निकल के आ जाएंगे, कूट बना के पूछ देगा, सही कथन में पूछ देगा। तो ध्यान से ये आप इस बारीकियों को समझिए। इसका पूरे लेक्चर का PDF भी मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल का जो ग्रुप है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बेहतरीन मेंस का नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। वहाँ पे आपको जब हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो वहाँ आपको निर्देश बताया जाएगा कि कैसे आप मेंस के जो सब PDF है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बातें समझ गए, पहली बात है। इसके अलावा भारत ने ये संकेत दिया है कि वो अमेरिका से आयातित लगभग 30 से अधिक वस्तुओं पर टैरिफ में कटौती कर सकता है। जब भारत टैरिफ में कटौती करेगा तो अमेरिका भी करेगा।
भारत को और अमेरिका को एक चाहिए कि वो बैठकर इस मुद्दे का निदान करें। वर्तमान स्थिति ये है कि भारत का जो उच्चतम टैरिफ रेट है वो एवरेज यानी औसतन 9.5% है, जबकि अमेरिका जो है वो भारतीय सामानों पर केवल 3% टैरिफ ही औसतन लगाता है। तो इस दिशा में भारत और अमेरिका के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता भी होना चाहिए। तो भारत इस दिशा में अमेरिका के साथ बातचीत करके कदम आगे बढ़ा सकता है। तो भारत को फिलहाल जो सबसे उचित चीज़ है वो यही है भारतीय संदर्भ में, जिस पे भारत आगे बढ़ चुका है कि उसने संकेत दिया है भारत ने कि हम जो है अमेरिका से आयातित लगभग 30 से अधिक वस्तुओं पर टैक्स यानी टैरिफ को घटाएंगे। इसके अलावा जो है भारत और अमेरिका के व्यापार को 2030 तक ये 500 अरब डॉलर किया जाएगा। तो निश्चित रूप से उम्मीद है कि आपको ये बारीकियां समझ में आई होंगी। अब देखिए, बाजार है, मार्केट है, जब अस्थिरता है तो कोई एक जो है उपाय तो हो नहीं सकता कि एक उपाय कर दिया जाए। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति जो है अपनी जिद पर अड़ जाएं या अड़े रहें, जैसा कि है कि भाई हम जो है बातचीत ही नहीं करेंगे इस मुद्दे पर, हम जो है एक लाइन कहना चाहते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ, उससे अधिक उससे कम कुछ नहीं, आप जितना लगाएंगे उतना हम लगाएंगे। अब इस तरह की बातें अगर अड़ जाए तो फिर किसी बीच का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तो भारत को एक ठोस कदम उठाना होगा, जैसा कि भारत ने इस ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी उठाया था। इस पर अभी मैं चर्चा किए देता हूँ बस कुछ ही क्षणों में। इसके अलावा अगला पॉइंट ये है, मेंस में पूछ सकता है कि विकासशील देश जो है वो अधिक और विकसित देश जो है वो कम टैरिफ क्यों लगाते हैं। तो देखिए, विकासशील जो देश हैं जैसे मान लीजिए भारत है, तो मुख्य रूप से वो अपने घरेलू उद्योगों को बचाने, अधिक से अधिक राजस्व जुटाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अधिक आयात शुल्क लगाते हैं। विकासशील देशों का भी ये क्या है, राजस्व का एक साधन है ना। अगर बाहर से कोई चीज़ें मंगवा रहे हैं तो उस पर अधिक टैक्स आरोपित करके वो क्या करते हैं, अपने राजस्व, अपनी पूंजी को बढ़ाते हैं। इस पूंजी से अपने देश में अधोसंरचना और अन्य निर्माण कार्य करता है वो विकासशील देश। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो घरेलू विकासशील देशों के जो उभरते हुए सेक्टर्स हैं उनको विदेशी प्रतिस्पर्धा से भी बचाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि अमेरिका का, जैसे आसान सा मान लीजिए कि एक कोई बहुत ब्रांड वाली कंपनी हो, बहुत ब्रांड वाली कंपनी हो, जैसे मैं नाम ले लूँ कि वुडलैंड का जूता हो। वुडलैंड का जूता आपको 1000 रुपये में बेहतर जूता मिल जाए, तो आप बताइए भारतीय ब्रांड या अन्य ब्रांड के जूतों को कोई पूछेगा? या एप्पल का मोबाइल हो जिनकी इतनी डिमांड बढ़ा दी गई है, अगर वो मोबाइल 15,000 20,000 के रेंज में बेहतर आ जाए, जैसे आपको अन्य भारतीय मोबाइल या अन्य भारतीय मैन्युफैक्चर मिल जाते हैं, तो बताइए क्या भारतीय मैन्युफैक्चरिंग को कोई पूछेगा? सब उधर ही टूट जाएंगे। तो इसीलिए इन पर टैरिफ एक्स्ट्रा आरोपित किया जाता है, ताकि वो जो 20,000 में अमेरिका में मिलने वाला एप्पल का मोबाइल है वो भारत में कम से कम 70-80 हज़ार में मिले। ठीक है, तो ताकि घरेलू जो प्रतिस्पर्धा है, घरेलू जो उद्योग हैं, उनको भी जीवन रखा जा सके और उनको आगे बढ़ाया जा सके, घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा सके। यही कारण है कि विकासशील देश अधिक टैक्स लगाते हैं और विकसित देश, चूंकि विकसित देशों की जो कंपनियां होती हैं वो ऑलरेडी जो है नामी गिरामी कंपनियां होती हैं, उनके पास जो पैसा होता है और इस पैसे से वो इतना विज्ञापन एडवर्टीजमेंट करती हैं कि उनको बाजार में अपने आप को स्टेबल करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता। इसके अलावा जो है उनको न्यूनतम बाजार बाधाओं के साथ ये विदेशी उपभोक्ताओं तक पहुंचने की सहूलियत भी प्रदान की जाती है। तो ये कारण है कि विकासशील देश अधिक टैक्स लगाते हैं, जबकि विकसित देश जो हैं अपेक्षाकृत कम आयात शुल्क वसूलते हैं। लेकिन अब यहीं पर दिक्कत आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुद एक उद्योगपति रहे हैं और उद्योगपतियों से निर्मित अमेरिका पूरी तरह पूंजीपतियों का देश वर्तमान संदर्भ में तो और भी ऐसा लग रहा है। तो उन पूंजीपतियों को और ज़्यादा
बढ़ाने के लिए, उन पूंजीपतियों की साख को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति इस रेसिप्रोकल टैरिफ का सहारा लेना चाहते हैं, ताकि अमेरिका जो है वो और मजबूत विश्व पटल पर हो। ठीक, आप जानते हैं दुनिया में अस्थिरता का माहौल है। रूस यूक्रेन युद्ध जो है वो तमाम बातचीत के बाद भी अभी तक थमा नहीं है। इसके अलावा गल्फ कंट्रीज में ईरान वगैरह, फिर इजराइल वगैरह की अलग प्रतिस्पर्धा चल रही है। अमेरिका का मेन क्या है, वो अपने हथियारों को बेचकर लाभ कमाता है सबसे अधिक। ठीक, तो उसको ये कहा जाता है अमेरिका के बारे में कि अमेरिका का न कोई दोस्त है न कोई दुश्मन है। ठीक, यानी उसका कोई भी सगा नहीं है, जहां उसके हित सधते हैं उस ओर वो हो जाता है। तो ये है अमेरिका। अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा बस पैसा आए, पैसा कमाने पर ध्यान देता है। ठीक है, अपने संदर्भ में ये होना चाहिए, पर अन्य संदर्भ में तो ये थोड़ी सी चिंताजनक बात हो जाती है। अन्य देशों के संदर्भ में, खासकर विकासशील और अविकसित देशों के संदर्भ में। अब देखिए, ये कनाडा और चीन, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ये जो है WTO में जा रहे हैं इस टैरिफ के लगने के बाद। तो टैरिफ में विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिका है? मुख्य परीक्षा में ये प्रश्न आ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन जो है ये जिनेवा में स्थित है और एक कारोबार से जुड़ा बहुउद्देशीय जो है संगठन है। वर्तमान में इसके 166 यानी 166 जो है ये सदस्य देश हैं। यह संगठन वैश्विक व्यापार के लिए नियम बनाता है और इसके साथ देशों के बीच व्यापार को लेकर होने वाले विवादों का निपटारा भी करता है। इसका मकसद जो है वो वैश्विक स्तर पर वस्तुओं और उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा देना और इसके साथ साथ सदस्य देशों की ओर से वस्तुओं के व्यापार पर लगाए जाने वाले जो अनुचित प्रतिबंध है उनको हटवाने का प्रयास करना है। तो ये WTO की भूमिका है। WTO वैश्विक बाजार अर्थव्यवस्था में एक संगठन है। वर्तमान में इसके 166 देश हैं, सदस्य देश हैं। भारत और अमेरिका दोनों ही 1995 से, यानी इसके संस्थापना से ही, गठन से ही इसके सदस्य देश हैं। यानी इसका कानून भारत और अमेरिका दोनों पर लागू होता है। इसके कानून के अनुसार, यानी WTO के कानून के अनुसार, ठीक, कोई भी टैक्स जो कोई भी देश जो है वो अतिरिक्त टैरिफ आरोपित नहीं कर सकता। यहाँ मैं आपको बता दूं कि WTO का एक प्रमुख सिद्धांत है टैरिफ बाइंडिंग या बाउंड टैरिफ। ठीक, ये जो टैरिफ बाइंडिंग है इसको बाउंड टैरिफ भी कह सकते हैं। बाउंड टैरिफ मतलब टैरिफ की अधिकतम दरें। ये वो अधिकतम दरें हैं जो सभी देश जो है लिखित रूप में स्वीकार करते हैं WTO के सदस्य कि हम जो है इससे अधिक टैरिफ जो है किसी भी देश पर आरोपित नहीं करेंगे। WTO के जो सदस्य हैं वो अपनी रियायतों की अनुसूची के तहत जो है इन दरों को मानने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी ये जो बाउंड टैरिफ है ये कानूनी रूप से एक प्रतिबद्धता है। सभी देशों को, इनको सभी सदस्य देशों को अपने बाउंड टैरिफ को मानना ही है। यानी ये प्रतिबद्धताएं क्या है, कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं। यदि कोई सदस्य जो है अपनी इस बाध्यकारी प्रतिस्पर्धाओं से अधिक टैक्स लगाता है तो गैट, ठीक, यहाँ पे जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के ये 1994 का अधिनियम है। तो गैट 1994 के अनुच्छेद 2 का उल्लंघन माना जाएगा यदि कोई भी सदस्य देश अपनी बाध्यकारी प्रतिस्पर्धाओं से अधिक टैरिफ लगाता है। इन संदर्भों में, ठीक, अब जो ये प्रभावित देश है वो अधिक शुल्क के लिए WTO के पास जा सकता है। WTO की एक WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है जिसको DSB कहते हैं। तो WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के पास प्रभावित देश जो है वो अपनी शिकायत भेज सकता है। ये DSB जो है ये करती क्या है, DSB जो है सबसे पहले
डीएसपी के नियमों के तहत विवाद सुलझाने के लिए सबसे पहला कदम जो होता है वो दोनों देशों को बातचीत के जरिए मामला सुलझाने को प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक, अगर ऐसा न हो तो फिर जो है ये डीएसपी देखती है कि क्या सही और क्या गलत, उस अनुसार जो है ये अपनी ये बातों को रखती है या उस अनुसार जो है जो भी कार्रवाई होती है वो करती है। अब यहाँ पे क्या मुद्दा है, सीधी सीधे देखा जा रहा है कि अमेरिका का टैरिफ लगाने का जो फैसला है वो डब्ल्यूटीओ के सिद्धांतों को चुनौती दे चुका है। ठीक, बिल्कुल पूरी तरीके से चुनौती दे सकता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका भी उसका सदस्य है और अमेरिका ने विकसित देश होने के नाते ये माना है कि हम जो है कम टैरिफ लगाएंगे। विकासशील देशों को अपनी जो टैरिफ है यानी अपने देश में जो कम टैरिफ वो लगा रहे हैं उनको धीरे धीरे जो अपने देश में ये अधिक टैरिफ लगा रहे हैं विदेशों के सामान को, उनको धीरे धीरे कम करने के लिए विकसित देशों से कहा जाता है। यानी ये धीरे धीरे 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल 100 साल भी हो सकता है, यानी एकाएक से नहीं। कहने का मतलब है कि जब विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएं सुधरेंगी तो उसी के साथ साथ जो है जैसे जैसे विकसित देश की तरफ अग्रसर होंगे उसी के साथ साथ जो है ये अपने टैरिफ को कम करते जाएंगे, लेकिन अभी तो ऐसा है नहीं। ठीक, इन संदर्भों में अमेरिका द्वारा ये जो टैक्स लगाया गया है ये पूरी तरीके से क्या है, डब्ल्यूटीओ के सिद्धांतों का पहले लुक में उल्लंघन ही माना जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ एक प्रश्न उभर के आता है कि क्या कोई डब्ल्यूटीओ का सदस्य है वो अपनी जो बाध्यकारी टैरिफ दरें हैं जिन पर उसने हस्ताक्षर किया है क्या उसको बढ़ा नहीं सकता है? तो देखिए बढ़ा सकता है, बिल्कुल चाहे तो बढ़ा सकता है, लेकिन गैट के अनुच्छेद 28 गैट का है जो कि अनुसूचियों में संशोधन की बात करता है। तो गैट के अनुच्छेद 28 के तहत प्रभावित देशों के साथ बातचीत करके ही वो संशोधन कर सकता है। तो जाहिर सी बात है अमेरिका ने तो बातचीत की नहीं, अगर बातचीत की रहती अमेरिका तो ये नौबत ही नहीं आती। उसने तो बस थोप सा दिया है, तभी तो भूचाल सा। अगर बातचीत करके एक आपसी सहमति से ऐसे निर्णय लिए जाए तो फिर भूचाल कहाँ आएगा, मार्केट कहाँ गिरेगा, वो तो आपसी सहमति की बात हो गई ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ट्रंप का पिछला कार्यकाल संदर्भित। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में अपने यहाँ के व्यापार अधिनियम की एक धारा थी, वहाँ पे संभवतः धारा 232। तो व्यापार अधिनियम की धारा 232 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर स्टील और एल्युमिनियम उत्पादों पर अतिरिक्त टैक्स लगा दिया था। ठीक, यानी जो स्टील भारत में अमेरिका में मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं, इसको समझिए। ठीक है, जो स्टील अमेरिका मंगवा रहा है या जो एल्युमिनियम अमेरिका मंगवा रहा है उन पर जो है अमेरिका ने स्टील पर 25% का टैरिफ और एल्युमिनियम पर 10% का टैरिफ लगाया था। तो भारत से स्टील और एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा है अमेरिका में उस समय जा रहा था। इन संदर्भों में भारत पर ये टैरिफ लगा दिया गया, सीधा सीधा था। और भी कुछ देश जहाँ से ये मंगवा रहा था अमेरिका, उन पर भी ये टैरिफ आरोपित हो गया। अमेरिका ने अपना इसे घरेलू और निजी मामला करार दिया था और कहा था भाई हमारी सिक्योरिटी की बात है। बाद में मामला डब्ल्यूटीओ के पास गया तो डब्ल्यूटीओ ने ये जो है इसे जो है यानी इसके खिलाफ में मामला सुनाया। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ के इस निर्णय को मानने से ही इनकार कर दिया। उसने अपना तर्क दिया कि अमेरिका को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति तय करने का अधिकार है और अमेरिका ने अपने पावर को, वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए, डब्ल्यूटीओ में उसका वर्चस्व भी है, उसने इस मामले को आगे बढ़ने भी नहीं दिया। इसके जवाब में भारत ने क्या किया था कि 28 अमेरिकी सामानों पर जवाबी शुल्क यानी टैरिफ लगा दिया था। तो उस समय का ये था। तो ये छोटे स्तर पे था, बस स्टील एल्युमिनियम की बात हुई, लेकिन इस समय तो रेसिप्रोकल टैरिफ सब पर आरोपित करने की ट्रंप साहब बात कर रहे हैं। तो अमेरिका की इस भूतपूर्व रवैये को देखते हुए हम एक अभूतपूर्व टैरिफ वार की आशंका से इनकार नहीं कर सकते।
तो ये पूरा कंक्लूजन रहा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका बेहतरीन जो मैंने बोला उसका नोट जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। लगातार मैं मेंस के टॉपिक लेके आऊँगा। मुझे लगता है कि आपको जो है टैरिफ और उससे संबंधित सभी बातें समझ में आ गई। अभी जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था अधर में है, टैरिफ के संदर्भ में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। आशंकाएं ही व्यक्त कर सकते हैं, की जा रही है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है कि मामला बातचीत से हल हो जाए, हो सकता है अमेरिकी राष्ट्रपति अपने जिद पर 4 साल अड़े रहें। जो भी हो, वैश्विक अर्थव्यवस्था अस्थिरता के आगोश में है और अगले कुछ समय तक ये शेयर बाजार के भी निम्नतम स्तर पर रहने की आशंका बनी हुई है। तो आज के इस टैरिफ के लेक्चर में इतना ही। एक बेहतरीन नोट्स बनाइए, अपनी समझ आप और ज़्यादा विकसित कर लीजिए ताकि मुख्य परीक्षा में आपके प्रश्न आए तो गलत ना हो। व्यवहारिक स्तर पर भी अब आप सक्षम हो चुके हैं कि किसी को टैरिफ से संबंधित सारी बातें समझा सकते हैं और कहीं पर एक सकारात्मक डिबेट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।